नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। हमारे जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, उसको देखते हुए हमने जो है यह वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो वह है समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दधियोदन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दधि जोर ओदन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वी जोर आयाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो बात करें तो में जो है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, में जो है अधिकरण कारक है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कारक हमारे लिए बहुत ही वीवीआई है। तो कारक से 1-2 प्रश्न जो है आपको मिल ही जाएगा, 2-4 प्रश्न। तो आप इसको जो है कारक को एक बार देख ले। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान, ये सब जो होता है आपका, ये इन कारक के जो है प्रकारों को बढ़िया से देख ले। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से हानिकारक के रूप में माना है? तो जो है इसको जाति प्रथा को माना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो आपको पता ही होगा, खोखा, जिसको कासू भी नाम रहता है। तो ये हो जाएगा आपका बी, खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे? खोखा से हो सकता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता को प्रकट करेगा उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस निपात से तुलना की जाती है क्या कहलाता है? तो जिस निपात से तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है तुलना बोधक निपात। तुलना, चूँकि तुलना किया जाता है तो तुलना बोधक निपात कहलाता है। प्लेटो और कांट महान डैश थे। तो प्लेटो और कांट जो है वो महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे एक भाषण है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 के। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसमें जो है वो क्या माना है? सबसे बड़ी चीज़ भय को माना है, डर को माना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक? मैंने अभी चर्चा किया, कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो को कौन सा कारक है? तो कारक जो है ये को जो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है। सुजान रसखान किनकी रचना है? तो सुजान रसखान जो है वह किसकी है? रसखान की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रसखान ने चोर किसे कहा है? तो रसखान ने चोर श्री कृष्ण जी को कहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध क्या है? तो यह एक प्रकार की लोकोक्तियाँ हैं या लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आँखों का तारा का अर्थ क्या होता है? बहुत ही प्यारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 नंबर का। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? तो मनुष्य को जो है वह जंगल हो जाने से बचाने की बात करते हैं। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ है, इनको याद रखिएगा। 18 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 नंबर, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की जो हत्या है वह इन दिनों से संबंधित है। याद रखिए, अभी मैंने बताया भी, कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ है, इन दिनों से संग्रहित है। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी जो है वह एक दीन महिला थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून हैं वह हमारी जो है पाशवी वृत्ति का एक पहचान है, जीवंत प्रतीक है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है?
तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में जो है बिस्मिल्लाह खां जी है, जो शहनाई वादक है, भारत रत्न से सम्मानित है। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कविता नहीं है, कौन सा कविता इसमें नहीं है? एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा, नौबत खाने में इबादत या हमारी नींद। तो नौबत खाने में इबादत जो है कविता नहीं है, बाकी बात सभी जो है वो कविता है। 23 का क्या हो जाएगा, सी। 24 नंबर में कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? यानी बढ़िया शिक्षा किसे माना है महात्मा गांधी ने? तो यहाँ पर जो है बढ़िया शिक्षा जो है उदात्त व बढ़िया शिक्षा किसको माना है? तो अहिंसक प्रतिरोध को महात्मा गांधी मानते हैं। अहिंसक प्रतिरोध को जो है महात्मा गांधी बढ़िया शिक्षा मानते हैं, अहिंसक प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है नास्तिक में कौन सा उपसर्ग है? तो नास्तिक में जो है वह आपका 9 उपसर्ग है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर में है प्राकथन। प्राकथन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राकथन में जो है आपका प्राक उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है कि भाई डिंगे हाँकना। बातों की जलेबी छानना इसका मतलब डिंगे हाँकना, ठीक है। तो डिंगे नहीं, यहाँ पर जो बातों की जलेबी छानना इसका मतलब गपशप में आनंद लेना, या जलेबी छानना, या सपना देखना, या डिंगे हाँकना। तो यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा गपशप में आनंद लेना, ये ए हो जाएगा। 9 2 11 होना इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यम पुरुष है? तो आपको पता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष, आप तुम। निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम को अलग करें। तो सर्वनाम इसमें से कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में पर्वत, कूच, जंगल, प्रभुता। तो कुछ है, ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो बात करें तो ये है साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो गाय भी उदाहरण है, नदी भी उदाहरण है, शहर भी है, विवेकानंद नहीं है। विवेकानंद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो संज्ञा को भी एक बार देख ले, बहुत इजी होता है। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो संज्ञा का भेद है, बाकी बात सभी जो है वो सर्वनाम के तौर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों को कौन सी संज्ञा है? तो जयचंद नाम है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण में जो अगर बात करें तो ये है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास है, 37 का ही हो जाएगा। और एक बार बहुत ही VVI आपका समास भी है, तो समास को भी आप ज़रूर देख ले, इससे भी तो 4-5 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा ग्रामर में। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यानुराग कौन सा समास है? तो विद्यानुराग जो है आपका वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो विनोद कुमार शुक्ल जी जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर थे। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोर रव। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोर एकम या प्रति जोर एक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो संतु अचानक जो है वो मछली लेकर के भाग गया। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है ना, ये मछली पाठ है और बहुत ही बेहतरीन कहानी है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? क्या लेकर के भागा? तो मछली लेकर के भागा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के जो है वो क्या थे?
चाचा थे। बिरजू महाराज के क्या थे? वो चाचा थे शंभू महाराज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिणामवाचक विशेषण है, तो परिणामवाचक विशेषण जो है वो थोड़ा सा, ज़्यादा, अधिक, ये सब परिणामवाचक सर्वनाम है, ये विशेषण है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषता बतलाएगा वो विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिणामवाचक विशेषण अभी मैंने बताया थोड़ा सा। गुणवाचक विशेषण कौन है? तो गुणवाचक विशेषण जो है आपका वो क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा गुणवाचक। अच्छा, बुरा, खराब, ये सब क्या है? गुणवाचक है। विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो नंदी नागरी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख जो है वो 8वीं सदी से मिलना शुरू हो जाता है। कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? तो कमजोर में जो है आपका कमजोर है तो कम जो है उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नियम में कौन सा उपसर्ग है? चूँकि नियम है तो नियम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यह हो जाएगा आपका नी उपसर्ग। यम तो नाम है, ये है, नी उपसर्ग हो जाएगा। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अप उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब जो किसी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब जैसे यहाँ अपमान है, अपमान, तो अगर मान लीजिए कि अगर हटा लेते हैं तो पमान तो कोई शब्द नहीं बनता है। अगर अप को हटा लेंगे तो मान एक शब्द होगा और आप का भी एक अर्थ होता है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपस्वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर में कहता बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था, जिसे लेखक की पत्नी निर्मला ने दिल शब्द को हटा देता और कहती है कि आज से हम तुमको बहादुर ही कहेंगे। ये भी बहुत ही बेहतरीन कहानी है, अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया यह कहानी है ना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है बहादुर। अवनियो पाठ किसके द्वारा रचित है? तो अवनियो पाठ जो है वह किनके द्वारा रचित है भाई? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। और एक ये भी बात को देख लीजिएगा कि भाई विभिन्न पाठ के लेखक, विभिन्न पाठ और उनके लेखक कौन हैं, उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रख लीजिएगा। और उनके बारे में कुछ विशेष। अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? तो अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं निम्नांकित में से पुल्लिंग कौन है? तो निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द जो है आपका यह है जहाज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग को भी एक बार देख लीजिए। 58 का बी हो जाएगा आपका ताश हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लगातार पूछ दिया गया है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये हो जाएगा आपका उबटन। ऑप्शन नंबर सी। 60 में क्वेश्चन में कह रहा है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह है आपका निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 के सी। क्वेश्चन नंबर अब 61 को देखते हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो जातीय जो है अस्मिता की दृष्टि से अगर देखें तो इतिहास का जो प्रवाह है वह अविच्छिन्न है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 का। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक जो है वह किस धारा के थे? तो गुरु नानक जी जो है वह आपका निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देव कन्या में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? देख लीजिए, समास से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास है। पंत जी के पिताजी का नाम क्या है? पंत जी के पिताजी का नाम अगर देखें हम लोग तो ये है आपका गंगादत्त। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो गीता प्रकाशनी जो है वो भारत माता के लिए जो है, हमारे भारत माता के लिए गीता प्रकाशनी शब्द का प्रयोग किया गया है सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा। घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य जो है वो बादल को
कहा कि भाई दूसरों के लिए देह धारण करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द हमें बताना है, तो शुद्ध शब्द भी पूछे जाते हैं लगातार। तो ये हो जाएगा उच्छ्वास, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा बी नंबर, बी होगा इसका उच्छ्वास। ये सही है, ये गलत है, ये सभी गलत है। बी नंबर हो जाएगा 70 का। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध अशुद्ध को भी थोड़ा देख लीजिए। तो ये हो जाएगा चरमोत्कर्ष, ये सही है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है, तो सुधा हो जाएगा अमृत का, बी हो जाएगा। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो चंचला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, सी हो जाएगा। कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो भाई प्रयास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 75 में समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो उपसर्ग जो शुरू में लगता है और प्रत्यय जो बाद में लगता है किसी शब्द के, तो ये हो जाएगा समझौता, औता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहनावा में कौन सा प्रत्यय है। तो पहनावा में जो है आपका आवा प्रत्यय है। पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है। तो पढ़ने वाला में जो है वाला प्रत्यय है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूरा नाम, बी नंबर राइट हो जाएगा। 79 में है अज्ञेय ने सूत्रपात किया है। तो अज्ञेय ने क्या चीज़ को सूत्रपात किया है, प्रयोगवाद का, ऑप्शन नंबर सी। प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ। तो प्रेम घन का जन्म जो है वो मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये हो जाएगा। 3 बेटे की माँ है। तो 3 बेटे की माँ कौन है, सीता है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र में है। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है। तो स्वदेशी पाठ के रचनाकार जो है वह आपका है प्रेमघन जी है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। किसने कहा, मंगवा ने कहा, अपनी पुतोह नंजमा से कहा था। तो ऑप्शन नंबर 83 का ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, देखिए यहाँ, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो यह जो है आपका भक्त के रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। तो भक्त को खो करके। मेरे बिना तुम प्रभु, लेखक कौन है, अभी मैंने बताया, रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन में है माँ कहानी में कौन पागल था। तो मंगू पागल था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द जो है वो पूर्णिमा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी अनावृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट है कवयित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया है। तो कवयित्री अनामिका जो है उन्होंने कहती है औरतें, ये जो है संपादन किया है। आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे क्योंकि हम अंतिम में कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तांगे वाला में कौन सा प्रत्यय है। तो तांगे वाला में जो है आपका वाला प्रत्यय है। तीरंदाज में कौन सा प्रत्यय है। तो तीरंदाज में जो है वह अंदाज प्रत्यय है। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया था, इनको मिला था। तो इनको जो है मिला हुआ था उर्वशी के लिए, उर्वशी रचना के लिए जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र के जन्म कविता के कवि हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कहता शुद्ध वाक्य कौन है इनमें से। तो जो शुद्ध वाक्य है इसमें वह है राम ने पुस्तक खरीदी। जनतंत्र का जन्म अभी मैंने बताया, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो इसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ए नंबर हो जाएगा। नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए। तो कुछ इंच जो है, तो नींद के दरमियान कुछ इंच क्या बढ़ जाते हैं। तो कुछ इंच जो है वो आपका पैर बढ़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने अपने
कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया। बैल ने, हिरन ने, बछड़े ने, अंकुर ने। तो अंकुर ने हो जाएगा आपका, अंकुर ने। नेक्स्ट है लौटकर आऊँगा फिर पाठ में कभी, कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करते हैं? तो बंगाल में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पापति की उम्र क्या थी? तो पापति की उम्र जो है वो 12 वर्ष थी और वह शहर में जो है इलाज कराने के लिए लाई गई रहती है। बल्दिया माल की बेटी है पापति, जो 12 वर्ष की है और उन्हें एक खास प्रकार का बुखार मेनिंजाइटिस से वो पीड़ित रहती है। इसके उपचार के लिए उसे शहर में, बंगलुरु शहर में ले जाया जाता है। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरस्वती शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो शारदा है। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस आधार पर देख सकते हैं कि पर्यायवाची हो, समास हो, कारक हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, इससे प्रश्न एकदम पूछा गया है। इससे आपको करीब जो है 15 से 20 प्रश्न जो है मिल जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को बढ़िया से ग्रामर में इतना का ही बढ़िया से रिवीजन कर ले और बुक को देख ले, आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा इन्हीं सभी से। तो चलिए कुछ हम सब सब्जेक्टिव को भी चर्चा करते हैं। सब्जेक्टिव में अगर बात करें तो VVI प्रश्न को हमने लाया है और आप यहाँ प्रश्न को देख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो पूछा गया है कि मछली को छूते हुए, है ना, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था कि उसे डर लग रहा था कि कहीं मछली जो है उसे काट न ले। यही बात हम लिख देंगे, 2 नंबर में आता है, ज़्यादा जो है भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप इसको लिख दीजिए। प्रश्न को जो भाषा कह रहा है कि भाई मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, तो मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था कि उसे डर लग रहा था कि भाई कहीं मछली जो है हमें काट न ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, लेकिन आप याद रखिए कि आपको 16 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से यहाँ का किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए लगभग 20 से 30 शब्दों में, और यहाँ 5 प्रश्न का जवाब देना है। 10 को दिया हुआ है, 5 को जवाब देना है। ठीक है, तो आप केवल 5 प्रश्न को ही जवाब देंगे, लेकिन मैं यहाँ सभी प्रश्नों का जो है डिस्कशन कर रहा हूँ। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो अंबेडकर जी कहते हैं कि आज के आधुनिक युग में भी जो सभ्य समाज है, उस समाज में भी जो है जाति वाद के पोषकों की कमी नहीं है, और वे लोग जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक न मानते हुए वे लोग जो है जाति आधारित जो है वो पेशों में बांटते हैं। तो उनके पक्ष में जो है तर्क देते हैं, यह जातिवाद के पक्ष में जो वो लोग तर्क देते हैं, यह हमारे आधुनिक समाज के लिए बहुत ही जो है निंदनीय बात है। अम्बेडकर के अनुसार जातिवाद के प्रथा के पोषक उसके पक्ष में तो क्या तर्क देते हैं? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही प्रश्न को क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग आंसर को लिख देंगे। अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषकों के आज के आधुनिक युग में भी कमी नहीं है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है वे लोग, और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। कासू का चित्रण करें, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कासू का चित्रण करें। तो हम जानते हैं कि भाई कासू एक जो है समृद्ध मध्यम परिवार का लड़का है। इनके पिता का नाम जो है, इनके पिताजी सेन साहब है। माता पिता और बहनों का ये अतिशय प्रेम पाता है, क्योंकि ये 6 बहन के बाद जो है अंतिम संतान है। तो ये जीवन के अपवाद भी रहता है, और सभी में छोटे होने के वजह से बहुत ज़्यादा इसको लाड प्यार मिलता है, जिसके वजह से जो है ये थोड़ा बिगड़ल टाइप का भी हो जाता है ना। और इसमें अहंकार की जो है भावना धीरे धीरे पनपने लगती है। तो हम यही बात यहाँ पर इनका जो है चरित्र चित्रण लिखना है, तो इनके चित्रण को हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डाले। तो यहाँ जो शीर्षक है हमारी नींद कविता जो है एक बहुत छोटा है और आकर्षक भी है। अगर इसका शीर्षक हम लोग देखें तो इसके शीर्षक के केंद्र में जो है में ही जो है पूरे कविता जो है वह चक्कर लगाता रहता है कि हमारी नींद के दौरान जो है वो क्या क्या घटनाएं घटित हो जाती है। हमारी नींद के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसी के इर्द गिर्द जो है, नींद के इर्द गिर्द यह जो है कविता आपका चलता रहता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो कवि को भारत में भारतीय इसलिए नहीं दिखाई देते हैं भारतीयता कि आज जो लोग हैं वो विदेशी रंग ढंग में जो है बस गए हुए हैं। खान पान, बोली, हाट बाज़ार जहाँ भी देखिए वहाँ जो है विदेशी कपड़ों का जो है माने विदेशी कपड़ों की ही जो है जहाँ देखिए वहाँ पर जो है मारामारी है। तो इसलिए भारत में कहीं भी जो है लेखक कवि को जो है भारतीयता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लोग सभी जो है विदेशी भाषा को बोलना पसंद करते हैं, बोलचाल को पसंद करते हैं, हाट बाज़ार में कपड़ों को पसंद करते हैं। तो इस आधार पर कवि कहते हैं कि हमें भारत में कहीं भी भारतीयता नज़र नहीं आती है, क्योंकि भारतीयता का मतलब है कि हमारा पूर्ण देशी चीज़ों को अपनाए जाना, हमारी रीति रिवाज को अपनाया जाना, जो कि हमें भारत में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। परहित के लिए देह धारण कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। तो परहित के लिए मैंने अभी बताया है भाई, परहित के लिए जो है देह धारण जो है वह बादल करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है, पेड़ पौधों को जीवित करता है। तो परहित के लिए जो देह धारण करता है वो कौन करता है, बादल धारण करता है। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो कहानी आप पढ़े होइएगा इसके बारे में कि मंगमा के अपने बहू के साथ जो है एक बच्चे को जो है अपने पोते के मार के लिए जो है जब वो अपने यानी मंगमा की जो पुतोह है नंजमा, वो अपने किसी बात को लेकर के पोते को मार देती है और जिसके वजह से विवाद बढ़ जाता है और दोनों में अधिकार को लेकर के जो है धीरे धीरे विवाद छिड़ जाता है ना। मंगमा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है और बहू जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है ना। तो इस विवाद का जो मेन जड़ होता है वो क्या होता है, मंगमा का पोता होता है और वहीं से जो है अधिकार की बातें जो है विवाद में बदल जाती है। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? तो सीता अपने ही घर में जो है घुटन इसलिए महसूस करती है कि इनका 3 लड़का है और तीनों जो है कहने का मतलब जो है महीना महीना बारी बारी करके इनको जो है वो खाना खिलाता है। और उस समय इस बातें तब हद से बाहर बढ़ जाती है जब तीनों बेटा यह निर्णय लेता है कि आज से 50-50 रुपया जो है माँ को दे देंगे और वो अपना खाना जो है स्वयं बना लेगी। तो इसमें जो है लगता है कि भाई वो अपने ही घर में जो है घुटन महसूस करती है जब से उनके पति का निधन हो गया है। उनके बच्चों का, उनके पुतोहों का जो है उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? तो हम लोग जानते हैं कि भाई कुछ लाख साल पहले जब मनुष्य जंगली था तो इनको जो है नाखून की बहुत ज़रूरत थी और ये वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून जो है वो अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा और भोजन को जो है हेतु नख की महत्वता अधिक थी। असल में वही उसके अस्त्र थे और उस समय उसके पास लोहे का कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में लेखक जो है उसी संदर्भ में देखते हैं कि भाई मनुष्य जब जंगली था, जब वनमानुष के तौर पर वह काम कर रहा था तो उसके लिए मुख्य अस्त्र के रूप में जो है वो नाखून ही होता था। तो ऑप्शन ए जो है लेखक जो द्वारा, तो 6 नंबर का यही आंसर हो जाएगा। ठीक। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैंने बताया, अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा जो नाम है वो दिल बहादुर है। बाद में निर्मला जो लेखक की पत्नी है इसके नाम के आगे से दिल शब्द हटा देता है। तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? क्योंकि एक बार बहादुर अपनी माँ के प्यारी जो भैंस है उस भैंस को बहुत मारता है और वह भैंस भी उतनी चालाक होती है कि भाई वो भागी भागी जो है बगल के ही खेत में माँ उसकी काम करती रहती है, उस खेत में चला जाता है। माँ जब भैंस को देखती है कि भाई पिटाई को देखती है तो वो महसूस कर लेती है कि ज़रूर जो है उसके लड़का ने ही इसको मारा है, जिसके वजह से उसकी माँ जो है भैंस से दुगुनी मार जो है अपने बेटे को मारता है, जिससे जो है बेटा के माँ के प्रति जो है मोह भंग हो जाता है और चुपके से जो है सुबह में जो है अपने घर से निकल जाता है। तो यह बहादुर अपने घर से इसलिए भाग जाता है माँ के मारने के उपरांत। अब यहाँ जो है देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और शब्द सीमा जो है कितना है, 50 से लगभग 100 है। तो बहादुर का चरित्र चित्रण करें तो वही वाला बात है भाई, बहादुर कहानी का नायक है और उम्र इसका 13-14 वर्ष है। ठिकना कद है, गोरा शरीर है, चपटा मुँह है,
और बहादुर माँ की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। माँ के मारने के वजह से वो घर से बाहर भाग जाता है और बाहर भागने के बाद वहाँ भी जो है, कहने का मतलब अच्छे तरीक़ा से काम करता है, बट आगे चल कर के समस्या उत्पन्न होने लगती है और वो वहाँ से भी जो है एक रोज़ जो है वहाँ से भी वो भाग जाता है। तो 50 से 100 शब्द में ही बस आपको लिख देना है इसको, या भाव स्पष्ट करना है भाई कि हुंकारों से महलों का नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। तो यह जो काव्य रचना है वो हमारे राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि जनता जब जाग जाती है तो अपने शक्ति बल का अभ्यास करके जब वो चल पड़ती है तब समय भी उसके राह नहीं रोक पाती है, बल्कि जनता ही जिधर चाहेगी काल चक्र उधर ही मुड़ जाता है। युगों युगों से जो अंधकारमय वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहा है जनता, अब वह जागृत हो चुकी है। युगों युगों का स्वप्न साकार हेतु कदम बढ़ चुकी है, जिसे अब रोका नहीं जा सकता है। यानी जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता ही मेन मालिक है, वह जिधर चाहेगी समय का रुख जो है, पलड़ा जो है उधर ही भारी होगा। तो इन चीज़ों को बताया गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने चर्चा किया है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ JMR स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।